गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स। मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ जीएसटी का। हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया हूँ और हर एक चैप्टर में जितना रेलिवेंट क्वेश्चन होता है सब चीज कवर किया हूँ एमसीक्यू में। इस तरह से डिजाइन किया हूँ एमसीक्यू, आप छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू अटेम्प्ट तो ले पाएंगे, प्लस 5 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको भी अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो ध्यान से सारा एमसीक्यू सुनिएगा, पूरा जीएसटी का हर एक टॉपिक को कवर करने का मैं कोशिश किया हूँ। प्लस सीएमए इंटर का मैं पूरा 8 पेपर का एमसीक्यू कराता हूँ विथ पीडीएफ नोट। यदि किसी बंदा को चाहिए एमसीक्यू तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उसमें मैसेज कीजिए या मेरा एप्लीकेशन में जाके लिंक को डाउनलोड कर लीजिए एमसीक्यू का। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं जीएसटी का पहला टॉपिक जीएसटी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसका एमसीक्यू कराऊंगा। उसके बाद पूरा टॉपिक भी अच्छा से कराया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू टॉपिक वाइज होगा, प्लस आपका चैप्टर भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का टॉपिक वाइज मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा, पढ़ के मजा आएगा। समझना है, किसी चीज को रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, देखिए जीएसटी के बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। पहले क्या होता था, वेट और सेंट्रल एक्साइज होता था, उसकी जगह जीएसटी को लाया गया। जीएसटी किस पे लगता है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लिया जाता है। ठीक है, एक एक एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद में उसको समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग लॉस। जीएसटी किस चीज को रिप्लेस किया गया है? वेट और सेंट्रल एक्साइज को। याद रखिएगा, जीएसटी किस चीज को रिप्लेस करके आया है? वेट और सेंट्रल एक्साइज। पहले वेट और सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलता था, उसको रिप्लेस करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का लॉ को लेके आया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। जीएसटी इज ए डेस बेस्ड टैक्स। जीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम्ड होता है वहां पर टैक्स देना पड़ता है। सपोज हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं बंगाल में, लेकिन माल मेरा बिकता है मुंबई में, तो मुंबई में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मुंबई का कंज्यूमर जो गुड्स लेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम किया जाता है वहां पर जीएसटी दिया जाता है। जीएसटी क्या चीज पे लगता है? अभी भी बताया, सप्लाई पे लगता है। और सप्लाई में दोनों चीज कवर है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी कवर है एंड सप्लाई ऑफ सर्विस भी कवर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को सर्विस देता है तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्विस भी कवर है, सब्जेक्ट टू टर्नओवर। ठीक है, तो देखिए जीएसटी लॉ अप्लाई ऑन बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज कवर है। और एक तो याद रखिए, जीएसटी में 3 प्रकार का जनरली टैक्स होता है। सुनिए आगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। जब आप सेम स्टेट में माल बेचते हो तब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करोगे, और जब आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बेचते हो तब आप आईजीएसटी कलेक्ट करोगे। याद रखिएगा, जीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है, इसीलिए सीजीएसटी एसजीएसटी का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब देखिए चीज को समझिए, विच टैक्स आर लेवी इन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं, सेम स्टेट में, मतलब कलकत्ता का माल हम कलकत्ता में ही बेच रहे हैं, कलकत्ता का कस्टमर को ही बेच रहे हैं, सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में माल बेच रहे हैं। याद रखिए, यदि सेम स्टेट में मेरा सप्लाई होगा तब मेरे को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एज ए सेलर में कलेक्ट करूंगा कस्टमर से। याद रखिएगा, लेकिन जब मैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बेचूंगा तब मैं आईजीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। याद रखिएगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट मतलब मैं मुंबई का सेलर हूं और मैं माल बेच रहा हूं कलकत्ता का सेलर को। याद रखिए, मैं मुंबई का सेलर हूं और माल बेच रहा हूं कलकत्ता का सेलर को, कलकत्ता का बायर को, तब मैं कलकत्ता के बायर से आईजीएसटी कलेक्ट करूंगा। सेलर हमेशा बायर से जीएसटी कलेक्ट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर सेलर गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, बाद में इनपुट टैक्स वगैरह का कंसेप्ट समझाएंगे। आप अब बस इतना ही समझिए कि सेलर का जिम्मेदारी है बायर से जीएसटी लेने का।
यदि सेम स्टेट में माल बेचेगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का टैक्स लेगा, और यदि दूसरा स्टेट का बायर को बेचेगा तो आईजीएसटी लेगा उससे। बस रेट रूट सब बाद में धीरे धीरे चैप्टर में जैसे डिटेल में जाएंगे अपने समझेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। देखिए अभी तक मैं जो पढ़ा उसको सिंपल सा तरीका से बताता हूँ। जीएसटी लोग इसको रिप्लेस करके आया वैट एंड सेंट्रल एक्साइज को। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ठीक है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब सेम स्टेट में माल बिकेगा तो आप क्या कलेक्ट करोगे एज ए सेलर? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे, और जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बेचेंगे हम आईजीएसटी बायर से लेंगे। ये सिंपल सा जीएसटी का कंसेप्ट हुआ, मतलब टैक्स हो गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड एक आईजीएसटी। अब देखिए जीएसटी काउंसिल के बारे में 2 लाइन बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। देखिए जीएसटी काउंसिल का हेड ऑफिस याद रखिए न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब निर्मला सीतारमण आज के दिन। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जीएसटी जो आपका काउंसिल है वो बना था 15 सितंबर 2016 को, और ये चीज जो आर्टिकल में लिखा हुआ है उस आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकल 279A। अब मैं शॉर्ट में बताया, क्वेश्चन वाइज जाऊंगा तो आपको मजा आएगा। द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का? वो होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब सीतारमण, निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। तो चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बस इतना याद रखना है। हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर जहां बैठता है न्यू दिल्ली। कॉमन लॉजिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ होगा जीएसटी काउंसिल का? न्यू दिल्ली। बस याद रखिएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को कब कंस्टिट्यूट किया गया? 15 सितंबर 2016, ये डेट याद रखिएगा। और याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 279A। याद रखिए जीएसटी काउंसिल का सारा ज्ञान आर्टिकल 279A में दिया गया है। तो आर्टिकल 279A याद रखिएगा। ये पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, लेकिन आप एक बार सुन लेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ के। आगे देखिए व्हाट इज जीएसटीएन। जीएसटीएन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है। याद रखिए जो जीएसटी का पोर्टल है www.gst.gov.in है, उस पोर्टल को मेंटेन करता है कौन? जीएसटीएन। उस पोर्टल का सारा जो आईटी सर्विसेज होता है, उस पोर्टल में आप सारा रिटर्न फाइल करते हो, उस पोर्टल का सारा देखभाल या उस पोर्टल को पूरी तरह कंट्रोल करता है जीएसटीएन। तो जीएसटीएन क्या करता है? इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग जीएसटी पोर्टल एंड प्रोवाइड ऑल आईटी रिलेटेड सर्विस टू जीएसटी पोर्टल। ये मैं इसलिए बता दिया हूँ कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। सिंपल सा जीएसटीएन क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है, याद रखिएगा, जो जीएसटी पोर्टल को मेंटेन करने में और आईटी सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिसके कारण जीएसटी पोर्टल में हम लोग अपना सारा रिटर्न वगैरह सब भर पाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इनडायरेक्ट टैक्स आर डेज बेस्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सप्लाई पे लगता है, ये आपको पता है, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। तो सिंपल सा इनडायरेक्ट टैक्स आर सप्लाई बेस्ड टैक्स। लॉजिकल है। डायरेक्ट टैक्स आर डेज इन नेचर, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जिसका टैक्सेबल जो ज्यादा इनकम कमाएगा थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देगा। सिंपल सा चीज है। और जीएसटी मॉडल इज चूजन फ्रॉम डेस कंट्री मॉडल। जीएसटी मॉडल किस कंट्री के मॉडल से आया? कनेडियन कंट्री मॉडल को देख के जीएसटी मॉडल को बनाया गया है। इस चैप्टर से इतना एमसीक्यू देखिएगा, काफी है। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टॉपिक का एमसीक्यू करें। ध्यान से एमसीक्यू सुनिएगा, एकदम कंसेप्चुअली समझाएंगे, आपको सब चीज याद रह जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या? ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है, मतलब अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अलावा किसी स्टेट में माल बेचता है, तो उसके लिए लिमिट है, सिर्फ गुड्स बेचता है तो उसके लिए लिमिट है 40 लाख रुपया। जिस दिन ये 40 लाख रुपया क्रॉस करेगा उसको 30 दिन के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
और याद रखिए, और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये बोला गया, यदि आप सिर्फ सर्विस देते हो, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो या गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हो, तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। जिस दिन क्रॉस करेगा 20 लाख उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लीजिए। उसके बाद एक लाइन बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में दो डिवीजन है। पहला है एमएमटीएन। एमएमटीएन बोलता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये यदि 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा, उसमें आप गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, आपकी लिमिट है 10 लाख रुपए। उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट बच गई है, सिक्किम वगैरह, उसके लिए लिमिट हो गई आपकी 20 लाख। आप गुड्स दो या सर्विस बेचो, आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा है। रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द गुड्स सप्लाई इन दिल्ली। आप दिल्ली में गुड्स बेच रहे हो, दिल्ली में क्या बेच रहे हो? सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं। आप नॉर्मल टैक्स पेयर है, मान लीजिए दिल्ली मतलब नॉर्मल स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, और सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, तो लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपए। अब यही चीज है, देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप दिल्ली में सिर्फ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप यदि दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ, या सर्विस प्लस गुड्स दोनों चीज दोगे, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख। याद रखिए। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स सिक्किम में। सिक्किम मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लेकिन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट जहां लिमिट 10 लाख है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इस यहाँ 10 लाख है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट है 20 लाख रुपए। ये गुड्स दो या सर्विस दो। तो सिक्किम में यदि आप गुड्स बेच रहे हो तो लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए, और सिक्किम में यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो 4 नंबर में, तो लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपया। ध्यान से रुकिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, याद रखिए, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप जितना आपका सप्लाई, आउटपुट सप्लाई, एजेम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, नील रेटेड हो, सारा आउटपुट सप्लाई ऐड हो जाता है। याद रखिएगा। और इनवर्ट सप्लाई और टैक्सेस माइनस हो जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एजेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सब चीज इंक्लूड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में याद देखिए, इनवर्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होता है, और टैक्सेस यदि आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कुछ टैक्सेस होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये ऐड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। मतलब किस आदमी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है जीएसटी में। पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। कोई इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बेच रहा हो, 1 रुपया का भी माल बेचेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मैंडेटरी है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। Which of the following person are not liable for registration? कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है? सीधा सा बात है, जो एजेम्प्टेड गुड्स बेचेगा या एजेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड करेगा वो रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है। एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सर्विस होनली एजेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब होनली एजेम्प्टेड सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, कंसेप्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब, मैं सपोज दिल्ली, मैं कलकत्ता में काम करता हूँ, मैं यहाँ से, मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट का फॉर्म, ठीक है, दिल्ली में हमको सपोज कुछ कंसल्टेंसी देने के लिए जाना है, लेकिन दिल्ली में मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं हो जाऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दिल्ली के लिए। देखिए क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। रोशन टो इज a registered supplier of goods in Delhi. It is intended to attend a 7-day business fair organized in Mumbai, where it does not have a fixed place of business. याद देखिए, ओकेजनली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का 2 कंडीशन होता है। ओकेजनली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज इसको मुंबई जाना पड़ रहा है ट्रेड फेयर के लिए या कुछ मीटिंग के लिए, ये ओकेजनली है, और मुंबई में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ओकेजनली ट्रांजेक्शन होगा प्लस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अलाउड? यस, जीएसटी में आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसका मतलब यदि आपका टर्नओवर 40 लाख है, आप दिल्ली में रहने वाले और आप गुड्स बेच रहे हो 20 लाख का, 40 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ, आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनी पर्सन इज परमानेंट? यस, डिपार्टमेंट जब तक कैंसिल नहीं करता है या हम खुद उसको कैंसिल नहीं करते, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन माना जाता है। एक बार सर्टिफिकेट इशू कर देता है, परमानेंट है, जब तक डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं करता। आप रिटर्न उटर्न नहीं भरेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 12 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन will the SSC have to declare all each place of business? यदि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, सारा आपका बिजनेस प्लेस जिस जिस जगह है सबको डिक्लेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 is there is an option to take centralized registration for service under GST law? जीएसटी लॉ में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जितना स्टेट में माल बेचेंगे आप, हर स्टेट में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। थैंक यू। और मेरा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू। सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स में एमसीक्यू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सप्लाई। ध्यान से सुनिएगा, इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्लास में आने ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले दो चीज मैं जरूर बता दूं। एक कंसेप्ट है आपका मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। कंपोजिट सप्लाई मतलब जब आप दो से ज्यादा सप्लाई करते हैं और विच आर नेचुरली बंडल, मतलब एक सप्लाई दूसरा सप्लाई पर डिपेंड है। जैसे मोबाइल का फोन जब आपको मिलता है तो चार्जर फ्री में मिलता है, चार्जर का सप्लाई उसके साथ फ्री में मिलता है, डिपेंडेंट एक सप्लाई दूसरा के साथ। और कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है उसको लिया जाता है। लेकिन मिक्स सप्लाई क्या होता है, जब दो से ज्यादा सप्लाई करते हैं जो नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, दोनों सप्लाई एक दूसरा से लिंक नहीं रखता है, और इसमें जो हाईएस्ट रेट है उसके बेसिस पे टैक्स लगता है। ठीक है, अब डायरेक्टली क्लास में आ रहे, देखिए ए सप्लाई कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाई एंड अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। हाईएस्ट रेट ऑफ सप्लाई मतलब दो से ज्यादा सप्लाई हो रहा है लेकिन टैक्स रेट हाईएस्ट लग रहा है, तो किसमें, ये मिक्स सप्लाई में लगता है। ठीक है, 2 और मोर सप्लाई नेचुरली बंडल, जहां नेचुरली बंडल ये वर्ड सुन लिए मतलब कंपोजिट सप्लाई, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस में टैक्स लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 GST is levy on all supply of goods and service except। GST दारू पे नहीं लगता है, याद रखिएगा। दारू मतलब लिकर, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। GST किसमें नहीं लगता है, अल्कोहल लिकर पे नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 which of the following activities outside the scope of supply and not taxable under GST? GST में बोलता है which of the following activities outside, माने स्कोप ऑफ सप्लाई ही नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। बोलता है देखिए, सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कुछ सर्विस दे रहा है तो ये सप्लाई में नहीं माना जाता है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, इसको नहीं मानते हैं। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इसको नहीं माना जाता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। याद देखिए, क्या चीज सप्लाई नहीं, ये पूछना चाह रहा है, ये सब सारा चीज ही सप्लाई नहीं। ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किस किस सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानते, तो याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट का सर्विस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, या कोर्ट ट्रिब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है, या आपका फ्यूनरल में कोई सर्विस दी जा रही है, या पार्लियामेंट का मेंबर लोग कोई सर्विस देते हैं, या एक्शनेबल क्लेम वाला सर्विस, ये सब सारा क्या है, सब माने एजम्पशन मिला हुआ है नेगेटिव लिस्ट की सर्विसेज है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव लिस्ट की सर्विसेज है, इसलिए सप्लाई पे इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, which of the following activities is supply of service? supply of service जैसे ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब आप सिर्फ गुड्स का राइट दे रहे हो, मतलब गुड्स यूज करने का परमिशन दे रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक जेरोक्स मशीन आप मेरे से लेते हो, आप मेरे को उसका भाड़ा दे देते हो, मैं उसकी ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ भाड़ा में दे रहा हूँ। ठीक है, इमोवेबल प्रॉपर्टी पे एक राइट दे देता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी पे, उसको भी मान लिया जाएगा। सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये भी सप्लाई का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल एंड मोटर स्प्रिट के लिए 4 ऑप्शन दिया है। इसमें याद रखिएगा ये सब आइटम में जीएसटी लेवी होगा उस डेट से जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगा, मतलब गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल या गवर्नमेंट एक तो रिकमेंडेशन देगा, उस दिन से इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, बस ये कभी क्वेश्चन आया था, इसमें 4 ऑप्शन देता है कि जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी विल बी लेवी फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोलेगा इस पे जीएसटी लगाना है, उस पर लगा देंगे, बस इतना याद रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई एज पर सेक्शन 7? सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई नहीं, क्या चीज नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर आगे ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब आप कोई चीज को इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। सेक्शन 7 में दिया है शेड्यूल 1 में, इसको सप्लाई माना जाएगा बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं। लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस याद रखिए, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा तो सप्लाई नहीं मानेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऐसा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहेगा तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, This specify the activity to be treated as supply even if made without consideration। क्या चीज को सप्लाई मान लिया जाए, ठीक है, जो बिना कंसिडरेशन के हो। याद रखिए शेड्यूल 1 में बोला गया है, शेड्यूल 1 में कुछ कुछ एक्टिविटी स्पेसिफाई की गई है, उस एक्टिविटी को सप्लाई मान लिया जाता है, वो बिना कंसिडरेशन के होगी तब भी। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है जहां आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं या प्रिंसिपल टू एजेंट, ये सब है। तो आप याद रखिएगा शेड्यूल 1 स्पेसिफाई करता है वह एक्टिविटी को सप्लाई मान लेंगे, बिना कंसिडरेशन का होगा तब भी। Who pay tax on the reverse charge? रिवर्स चार्ज में कौन पे करता है टैक्स? द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सर्विस ले रहा है, जो रिसिपिएंट है, वो टैक्स पे करता है अंडर रिवर्स चार्ज। याद रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट लिमिट इन दिल्ली, बोलता है कंपोजिशन लिमिट। याद रखिए कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर को दिया जाता है, क्योंकि वो यदि कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेता है तो जीएसटी का सारा कंप्लायंस से बच जाता है, उसको एनुअली एक ही कंप्लायंस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपोजिशन स्कीम का 2 स्कीम है। यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा तो उसका लिमिट है 75 लाख रुपया, और अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा तो उसका लिमिट है 1.5 करोड़ रुपया। यदि वहां तक रहा उसका टर्नओवर तो उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंपोजिशन स्कीम लिमिट बोलता है दिल्ली के लिए, दिल्ली मतलब जनरल कैटेगरी स्टेट, वहां का लिमिट है 1.5 करोड़ रुपया। और कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मणिपुर मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहां का लिमिट है 75 लाख रुपया। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। याद रखिए यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में हम लोग जीएसटी के अंदर चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, चैप्टर 7। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस हिसाब से क्लास कराऊंगा कि आप लॉन्ग जो बड़े क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी आप छोटे क्वेश्चन को भी अच्छा से लिख पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, क्लास का बेस 2 मिनट का दे रहा हूँ, फिर डायरेक्टली क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है, जीएसटी में 3 प्रकार के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या चीज होता है? जब हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड से जाके, तो सबसे पहले पैसा जमा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसके बाद वो पैसा लायबिलिटी के साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब जितना पेमेंट है मेरा जो है, हम लोग नेट बैंकिंग से जितना भी पेमेंट करते हैं जीएसटी का, ऑल पेमेंट क्रेडिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? जितना मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जमा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या है कि हमको जितना टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स देना है वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ध्यान से सुनिएगा, ऑल पेमेंट सेल बी क्रेडिटेड टू, मतलब आप जितना सारा पेमेंट कर रहे हो वो कौन सा लेजर में क्रेडिट हो रहा है? बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होता है, और वहां से फिर शट ऑफ होता है। The input tax credit of the registered person shall be credited to input tax credit। कहाँ क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर याद रखिएगा। और दिस लेजर इंडिकेट टोटल पेबल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। कौन सा लेजर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका टैक्स का बताता है? वो है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे क्वेश्चन सुनिए। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, यदि आप जीएसटी का पेमेंट यदि लेट से दे रहे हो तो 18% पर annum के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि आप जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लेते हो तो आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि लेट से पेमेंट देते हो 18%, एक्सेस इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो 24% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, ओवर द काउंटर ऑफ ऑथराइज्ड बैंक वी कैन मेक पेमेंट अप टू डेज।
बोलता है कि ऑथराइज बैंक से, मतलब कैश में हम जीएसटी का पेमेंट 10,000 तक कर सकते हैं। बैंक में जाके, ऑथराइज बैंक में जाके जीएसटी का पैसा कैश में 10,000 तक हम जमा कर सकते हैं, वही चीज बोल रहा है। आगे देखिए, बोलता है 3 लेजर जो अपने स्टार्टिंग में पढ़े, वो लेजर किस फॉर्म में मेंटेन होते हैं। तो आप जीएसटी का पोर्टल खोलेंगे ऑनलाइन, तो वहां पर तीनों लेजर दिखेंगे और वो लेजर इस फॉर्म में दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको दिखेगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05 में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखेगा पीएमटी 02 में, और लाइबिलिटी लेजर दिखेगा 01 में। तो कैसे याद रखना है, सबसे पहले कस्टमर की लाइबिलिटी होती है, वो 01 है। उसके बाद कस्टमर को क्रेडिट क्रेडिट का इनपुट मिल जाता है, 02 है। और एट द लास्ट कस्टमर पेमेंट कर देता है, क्या पेमेंट कर देता है तो कैश लेजर से करता है, वो है 05। दिस चैप्टर इज एंड नाउ, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज जीएसटी में चैप्टर 8 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी है, उसका एमसीक्यू करा रहे, ध्यान से सुनिएगा, सारा एमसीक्यू आपका इजीली हो जाएगा। एकदम फोकस कीजिएगा, चीज को समझिएगा, ठीक है। पहला एमसीक्यू, ईवे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग। बोलता है ईवे बिल क्या है, तो एविडेंस है मूवमेंट ऑफ गुड्स का। तो ईवे बिल कब दरकार होता है, जब आप मूवमेंट ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा का करते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना, ईवे बिल कब दरकार होता है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स एक्सीड होता है 50,000 से ज्यादा का। जीएसटी ऑडिट कब कराते हैं, जब टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा होगा, याद रखिएगा। जीएसटी ऑडिट कब होगा, जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा। जीएसटी ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। जीएसटी ऑडिट किस फॉर्म में होती है, फॉर्म जीएसटी R9C। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार और एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज है, देखिए आगे सुन लीजिए, ईवे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। जीएसटी ऑडिट, फॉर जीएसटी ऑडिट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़। जीएसटी ऑडिट डन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। जीएसटी ऑडिट किस फॉर्म में होती है, जीएसटी R9C। 4 क्वेश्चन और एक छठा क्वेश्चन जीएसटी में याद रखिए, हर रजिस्टर्ड पर्सन को पिछला 6 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ता है जीएसटी का। कंपनीज अकाउंट में ये है आपका 8 इयर्स, लेकिन जीएसटी अकाउंट में, जीएसटी में रूल से 6 इयर्स का। देखिए, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर एटलीस्ट 72 मंथ्स। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, नंबर 6 बोलता है ईवे बिल फाइल इनफॉर्म। ईवे बिल किस फॉर्म में फाइल होता है, ये ऑनलाइन पोर्टल में जीएसटी EWB01 में फाइल होता है। विच नेशन हैज द हायर जीएसटी रेट, इंडिया का सबसे हायर जीएसटी रेट है। पूरा चैप्टर को 2 मिनट में समराइज कर रहे हैं। ईवे बिल कब लगेगा, जब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा का होगा। जीएसटी ऑडिट कब, जब टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा होगा। जीएसटी ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। किस फॉर्म में जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जाती है, फॉर्म जीएसटी R9C। ठीक है, जीएसटी में बुक्स ऑफ अकाउंट 72 मंथ्स मतलब 6 साल का रखना पड़ता है। कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जब फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर है, वहां से 6 साल तक। ईवे बिल किस फॉर्म में जाता है, जीएसटी EWB01 में। सबसे हाईएस्ट जीएसटी किस कंट्री का, इंडिया का है। बस, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज एमसीक्यू करेंगे जीएसटी में रिटर्न चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, आप हैंडल कर लेंगे, इस हिसाब से एमसीक्यू कराएंगे और एमसीक्यू भी लिख पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक अच्छा से सुनिए, याद हो जाएगा। जीएसटी R1 से स्टार्ट करें। जीएसटी R1 क्या है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। ये मंथली रिटर्न है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब जब मंथ खत्म होगा, उसके नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको ये रिटर्न लगाना पड़ेगा। सपोज जनवरी का है तो फरवरी 10 तक लगाना पड़ेगा। इसका गवर्नमेंट ने एक दिन एक्सटेंशन दिया था 11 तारीख का, लेकिन अब प्रोविजन 10 तारीख ही लिखेगा एग्जाम में, अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कोविड के कारण एक दिन का एक्सटेंशन मिला था, लेकिन अभी 10 तारीख ही है, याद रखिएगा। जीएसटी R1 क्या है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। याद रखिएगा, यदि किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट करके, मैंने ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट अप्लाई करके क्वार्टरली रिटर्न का बेनिफिट ले सकता है। यदि क्वार्टरली रिटर्न का बेनिफिट लेगा तो जब क्वार्टर खत्म होगा उसके 13वां दिन तक 13 दिन तक
उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, GSTR1 एक रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाई का, जो अगला 10 तारीख तक हमको लगाना है, मंथली रिटर्न है, याद रखिएगा। GSTR3 भी क्या समराइज रिटर्न है, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट सप्लाई एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। कुछ याद नहीं रहे, GSTR3 भी पेमेंट ऑफ टैक्स का रिटर्न है, जिसमें टैक्स का पेमेंट करते हैं, और ये नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक फाइल करना पड़ता है, ये मंथली रिटर्न है, याद रखिएगा। GSTR1 क्या है, मंथली रिटर्न है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का, कब फाइल करते हैं, 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ का। GSTR3 भी क्या है, रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है, वो कब होता है, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न लगाना भी पड़ता है 20 तारीख तक, ठीक है। GSTR4 क्या है, देखिए कंपोजिशन स्कीम, जो स्मॉल टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का रहा, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला रहा, तो उसमें 75 लाख का जो है उसमें बेनिफिट दिया जाता है। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, जिसने कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लिया, कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में दिया है। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नहीं है, नॉर्मल स्टेट के हैं, तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहा, अप टू 1.5 करोड़ तक रहा, तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, तो आपका टर्नओवर यदि 75 लाख तक रहा, तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यदि कोई कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेता है तो उसको एनुअली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और GSTR4 भी उसको 30 अप्रैल तक फाइल करना पड़ेगा, यह एक एनुअल रिटर्न है, याद रखिएगा। GSTR5 क्या है, रिटर्न ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, NRI पर्सन का ये रिटर्न है, ये मंथली फाइल करना पड़ता है विद इन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ खत्म होगा उसके 20 तारीख तक फाइल करना नेक्स्ट मंथ के, और विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा उसमें फाइल कर देगा। 20 तारीख नेक्स्ट मंथ का या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 7 दिन बाद, जो जल्दी होगा उसमें फाइल कर देगा, विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। 20 दिन नेक्स्ट मंथ का रजिस्ट्रेशन जो अप्रूवल मिला है रजिस्ट्रेशन को, एक्सपायर होगा वहां से 7 दिन के बाद, जो जल्दी पड़ेगा उसमें से उसको फाइल करना पड़ेगा। GSTR6 क्या है, GSTR6 एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न है, ये मंथली रिटर्न है, 13 तारीख तक नेक्स्ट मंथ का फाइल होता है। GSTR7 क्या है, जिस पर्सन का TDS डिडक्ट करता है, जो TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक फाइल करता है, रिटर्न पर्सन डिडक्टिंग TDS, उसके लिए ये रिटर्न है। GSTR8 क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, या TCS जो कलेक्ट करता है उसके लिए है, ये भी मंथली रिटर्न है, 10 तारीख तक फाइल होता है। एनुअल रिटर्न, बस एनुअल रिटर्न में याद रखिएगा, एनुअल रिटर्न जो है वो 31, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक, याद रखिए 2 करोड़ से ऊपर होगा तभी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और एनुअल रिटर्न का लिमिट है 31 दिसंबर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग MCQ करेंगे, टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये MCQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, MCQ एक बार कराएंगे सब चीज याद हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तब ले पाएगा जब वह सप्लाई या गुड्स का या सर्विस का करेगा बिजनेस पर्पज के लिए, याद रखिएगा। रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तभी ले पाएगा जब वो सप्लाई करेगा गुड्स का या सर्विस का बिजनेस पर्पज के लिए, बस मेन याद रखिएगा, बिजनेस पर्पज होगा तभी इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर वही है 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस फॉर ITC अवेलेबल। ITC क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होगा तो चल जाएगा, आप ITC का बेनिफिट ले पाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स। ITC सेल बी लवर ऑफ द फॉलोइंग। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ITC इससे ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता, देखिए ITC एज पर माई बुक, मेरा बुक में मैंने अपना बुक्स में जितना ITC रिकॉर्ड किया है, या 105% ऑफ ITC इन माई GSTR2 है, मतलब मेरा GST पोर्टल में जो ITC दिखा रहा है उसका 105%, या मैंने जितना बुक्स में रिकॉर्ड किया है, दोनों में से जो लवर होगा उतना का ही हमको ITC का बेनिफिट मिलेगा। याद रखिएगा, सामने वाला GSTR3 में
जीएसटी जो रिटर्न अपना जो क्वार्टरली रिटर्न में लगाएगा वही मेरा जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करेगा, याद रखिएगा। तो मेरा जीएसटीआर 2A में जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 105%, या मैंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना की एंट्री मारी है जो लवर होगा उतना का ही हमको आईटीसी का क्लेम मिलेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है गुड्स आर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, यदि हम गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेंगे तब हम उसका क्रेडिट कब ले पाएंगे, जब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही हम क्रेडिट ले पाएंगे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले से बता देते हैं एक चीज, यदि कोई भी रिसिपिएंट है गुड्स और सर्विस का, ठीक है, यदि वो सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो वो आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा, याद रखिएगा। तो आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए उसको रिसिपिएंट को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि कोई रिसिपिएंट 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तब उसको क्या करना पड़ेगा, 180 दिन बाद जितना इनपुट क्रेडिट लिया है विथ इंटरेस्ट मिला के रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब जितना इनपुट क्रेडिट हो रहा है उस पर 18% इंटरेस्ट मिला के गवर्नमेंट को उतना रुपया का टैक्स दे देना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता दिए हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यदि आप डिप्रिसिएशन कोई मशीनरी पे चार्ज कर रहे हो तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 यही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आईटीसी कैन नॉट बी अवेल आफ्टर द ड्यू डेट, बोलता है ड्यू डेट क्या है आईटीसी अवेल करने का, तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का सितंबर महीना में जो रिटर्न हम फाइल करेंगे, मतलब 20 अक्टूबर समझ लीजिए, और फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, मतलब इस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, उसका जो ड्यू डेट होगा, इस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट, या नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का सितंबर महीना का रिटर्न जो जल्दी होगा वो मेरा आईटीसी क्लेम करने का, तब तक ही हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, वो डेट पार हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि रजिस्टर्ड सप्लायर हैज क्लेम डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बोलता है रजिस्टर्ड सप्लायर ने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, यदि आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे किसी एसेट के ऊपर तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों बेनिफिट एक साथ नहीं मिलेगा, या डिप्रिसिएशन क्लेम कीजिए या आईटीसी का बेनिफिट लीजिए, एक ही चीज मिलेगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू में इस हिसाब से कराऊंगा कि पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से हैंडल कर पाए, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर, नॉर्मल सप्लायर गुड्स पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई जो है, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, किस डेट से टैक्स लिया जाएगा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, देखिए दो कंडीशन है, यदि सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगा तो उसका डेट अलग होगा, और सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका डेट अलग होता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बोलता है यदि सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होगा तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। याद रखिए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मूवमेंट ऑफ गुड के समय क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। चीज को समझिए, मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, मतलब समझिए चीज को। सपोज मेरा फैक्ट्री है दिल्ली में और मैं सप्लाई कर रहा हूँ मुंबई में, ठीक है, तो मैं मुंबई में उसको पहुंचा के सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, दिल्ली से मुंबई एक तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। तो चीज को समझिए, जैसे मेरा दिल्ली गेट से गया मुंबई की तरफ गुड्स, तो दिल्ली गेट से जैसे निकला, देखिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स जैसे रिमूव हो रहा है उससे पहले का डेट या उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। देख लीजिए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस उसको मान लिया जाएगा, और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, तो यहाँ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर को माना जाएगा, और मूवमेंट ऑफ गुड्स के समय ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई अंडर, आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज।
फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पर बोलता है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। याद देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स उसको डिलीवर कर रहे हैं मतलब हम फैक्ट्री गेट में ही डिलीवर कर दिए क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 में बोला गया है, 13(3) में इफ इनवॉइस इज विद इन ड्यू डेट। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सर्विस बोलता है दो प्रोविजन है, यदि इनवॉइस ड्यू डेट पे इशू हो गया या इनवॉइस ड्यू डेट पे नहीं इशू होगा। ड्यू डेट क्या होता है, यदि नॉर्मल केस में ड्यू डेट होता है 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जब सर्विस आपकी खत्म हुई वहां से 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। बट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, ये ड्यू डेट हो जाता है 45 डेज, याद रखिएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन ड्यू डेट, यदि इनवॉइस ड्यू डेट में आपने इशू कर दिया है तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट। जो अर्लियर होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन सर्विस के समय इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड, मतलब इनवॉइस ड्यू डेट पे इशू नहीं हुआ है, उस समय टाइम ऑफ सप्लाई देखिए 4 नंबर में वही बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सर्विस होगा और उसमें आगे होगा इफ इनवॉइस नॉट इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुआ या आपने पेमेंट लिया जो जल्दी होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताए थे, ये ड्यू डेट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जनरल केस में 30 डेज होता है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर इशू करेंगे, लेकिन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के समय 45 डेज, मतलब जब सर्विस कंप्लीट होगी वहां से 45 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के समय। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब रिसिपिएंट टैक्स का पेमेंट करेगा गुड्स को, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करता था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट और ये वाला 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, जो जल्दी होगा उसी को मान लेंगे। और सर्विस के समय देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सर्विस में बोला गया है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम ऑफ सप्लाई, क्या है, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, जिस दिन मेरा बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ या हमने जिस दिन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया, या 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस से 61 दिन को कंसीडर कर लिया जाएगा, जो जल्दी होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा ऐसे आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए वाउचर का दो केस होता है, एक होता है यदि वाउचर आइडेंटिफिएबल है, एक होता है वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है। सपोज मेरे को पेंटालून्स का वाउचर मिला है और हमको वाउचर मिला है कि हम कपड़ा ही खरीद सकते हैं, एक आइटम डिफाइन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, सिर्फ कपड़ा ही खरीद सकते हैं, वो आइडेंटिफिएबल हो गया। यदि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर और सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तब डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। बट यदि सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, मतलब हमको फ्लिपकार्ट का वाउचर मिला है, हम कपड़ा भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं, सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, इस केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है डेज विल बी चार्ज ऑन लग्जरी प्रोडक्ट लाइक पान मसाला, टोबैको एटसेट्रा में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। याद रखिए लग्जरी प्रोडक्ट में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलता है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई
supply of service where service are received from an associate enterprises located outside India। बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है एसोसिएट इंटरप्राइज का जो इंडिया से बाहर है। उस केस में याद रखिएगा होगा डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया, या डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर होगा उसी को मान लेंगे। एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो इंडिया के बाहर है कि उसके केस के समय टाइम ऑफ सप्लाई याद रखिएगा जिस दिन हमने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया, या डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, देखिए 13, 14, 15 सेम प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए व्हाट शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सिचुएशन में बताइए। सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बोलता है रेट ऑफ टैक्स में कुछ चेंजेस हो गया लेकिन आपने सप्लाई पहले कर दिया था। रेट ऑफ टैक्स जो होगा उसका चेंज होने से पहले आपने सप्लाई कर दिया, लेकिन आपने इनवॉइस इशू किया और पेमेंट जो लिया आपने बाद में लिया आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इस केस में याद रखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा ईयरलियर ऑफ बी और सी। बी क्या है डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो जल्दी होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई। इस यहाँ बोलता है कि सप्लाई एंड इश्यू ऑफ इनवॉइस जो रेट टैक्स का रेट चेंज होगा उससे पहले हो चुका है, मतलब बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब सप्लाई भी आपने पहले कर दिया है और इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया है, लेकिन सिर्फ पेमेंट आपने बाद में रिसीव किया है। सिर्फ पेमेंट आपने बाद में रिसीव किया है तो इस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछता है, देखिए आपने यहाँ सप्लाई और रिसीव ऑफ पेमेंट दोनों ही पहले कर दिया और इनवॉइस बाद में इशू किया है, तो रिसीव ऑफ पेमेंट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव किया उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। थैंक यू।